Hello everyone, my name is Tarkeshwar Jain. Welcome to Unacademy platform. Unacademy CSE optional. Unacademy has various programs on which you get the subscription on a minimum prices, where you will get the facilities of daily live classes, live quiz, live tests, unlimited access to the classes, structured कोर्स होंगे वहाँ पे। डेली लाइव क्लासेस में आप लाइव डाउट सेशन पूछ सकते हैं, है ना। उसके बाद अनअकैडमी का जो है, अनअकैडमी ऐप भी है, वो गूगल प्ले स्टोर पर भी है एंड एप्पल स्टोर पर भी है। तो हेयर इज माय नेम तारकेश्वर जैन। आई विल गोइंग टू टीच यू ऑप्शनल सब्जेक्ट PSIL, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, इन विच पार्ट A of paper 1 we will going to start, है ना। अनअकैडमी में अनअकैडमी टॉप एजुकेटर्स भी हैं, जहाँ पे आप पेड सब्सक्रिप्शन देके उनसे एजुकेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं इंडिया के, जो आपको घर बैठे क्लासेस में आप उनसे डाउट पूछ सकते हैं। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान भी हैं। अनअकैडमी में पॉलिटी, गवर्नेंस, हिस्ट्री, IR एक्सेट्रा, ऑप्शनल सब्जेक्ट, एवरीथिंग जो भी UPSC में आता है वो सब कुछ आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के उसमें मिल जाता है। आप ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, वहाँ पे आपके लिए 1.5-2 लाख की कोचिंग की फीस देते हैं। यहाँ पे आपको वो चीज़ बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिलती है। प्राइसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो 1 साल की फीस है वो है 44,000 रुपये। it is just 44,000, and if you will go use my code, then it will going to be around 39 something। and इसमें अनअकैडमी का UPSC प्लस है और एक UPSC आइकॉनिक है। आप यहाँ पे उस चीज़ का डिफरेंस देख सकते हैं, है ना। आपको UPSC प्लस में लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस, स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलते हैं। और जो आइकॉनिक क्लासेस हैं उसमें तो आप देखिए, उसमें तो आपके लिए एक तरीके से अनअकैडमी विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ ऑल योर hurdles, right? It is just you need to do the hard work. Okay, so let's going to start with political science paper 1। political science में political theories, political ideologies, western political thoughts and Indian political thoughts होते हैं, है ना। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम शुरू करेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में हम प्लेटो से शुरू करेंगे। देन प्लेटो के हम थ्योरीज देखेंगे, थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ लिबर्टी, थ्योरी ऑफ स्टेट, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग एक्सेट्रा। देन वी विल गो टू अरिस्टोटल एंड देन मैकेवेली, हेगल, रोसो, कार्ल मार्क्स एक्सेट्रा, है ना। हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो है वो एक फाउंडेशन है हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिकल फिलोसॉफी का, जहाँ से स्टेट वैल्यू, स्टेट कैसे, कहाँ से ओरिजिन हुआ है, ये हमें पता लगता है। ओके, सो मेरा पढ़ाने का तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। मेरे पढ़ाने में मैं पहले कोई भी टॉपिक को शुरू करता हूँ, उससे पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आपके सामने रखता हूँ। जो भी प्लेटो से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक, अगर मैं लिबरलिज्म पढ़ा रहा हूँ या सोशलिज्म पढ़ा रहा हूँ, तो आई विल स्टार्ट विद लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिससे कि आपको एक फेमिलियर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, जैसे कि इफ यू विल गो विद प्लेटो, प्लेटो वॉज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एक दूसरे फॉर्म में पूछा जा चुका है UPSC के मेंस के पेपर में। फिर एक क्वेश्चन है, वन माइट आइदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट नॉट एंड नॉन प्लेटोनिक। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो कोई प्लेटोनिक की बात हो सकता है, प्लेटो के फेवर में बात कर सकता है, या प्लेटो के अगेंस्ट में बात कर सकता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बट ऐसा नहीं कहेंगे कि प्लेटो के बिना पॉलिटिकल साइंस में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे ये कैसा क्वेश्चन है। फिर है प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ये हम पढ़ेंगे। और प्लेटो की जस्टिफिकेशन, प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना। एवरीथिंग वी विल गोइंग टू लर्न। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्लेटो। so as we all know, Plato is known as father of political philosophy,
एंड फादर ऑफ लिबरलिज्म जैसे हैं जॉन लॉक, ऐसे ही फादर हर एक थ्योरी को देने वाला जो होता है वो उसका जनक फादर कहलाता है, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग विद प्लेटो, first of all learn the difference between some concepts, okay? So learn difference start with idealism and realism, okay? So those who concerned with what ought to be are idealists, क्या होना चाहिए वो अगर उसकी बातें करते हैं तो वो आइडियलिस्ट होते हैं, और क्या है अगर उसकी बातें करते हैं तो वो रियलिस्ट होंगे। रियलिस्ट जो है हमेशा पावर स्ट्रगल में होते हैं, वो पावर स्ट्रगल की बात करते हैं, और जो आइडियलिस्ट होते हैं वो हमेशा वेलफेयर की बातें करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइडियलिस्ट और मटेरियलिस्ट में। तो फॉर आइडियलिस्ट द वर्ल्ड ऑफ मैटर इज इल्यूशन एंड द वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी। आइडियलिस्ट के हिसाब से जो वर्ल्ड ऑफ मैटर है वो एल्यूशन है, और जो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है वो एक रियलिटी है। मतलब जो आइडियाज़ होते हैं जो ह्यूमन बीइंग से निकलते हैं वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रियलिटी होते हैं, और जो वर्ल्ड ऑफ मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, एल्यूशन होते हैं, ओके। तो दूसरी तरफ जो मटेरियलिस्ट है उन्होंने क्या कहा कि जो मैटर है वो अल्टीमेट रियलिटी होता है, एंड आइडिया जो है वो एक फॉल्स कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपसे भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म क्या है, डिफरेंस बिटवीन आइडियलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट क्या है। सो डिफरेंस बिटवीन आइडियलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट क्या है, जहाँ पे वर्ल्ड मैटर को इल्यूजन मानते हैं और आइडिया को रियलिटी मानते हैं वो आइडियलिस्ट कहलाते हैं। ऑन द अदर हैंड where they consider material as real and idea as false consciousness, that is materialist, okay। And again let's move forward। तीसरी थ्योरी है डिफरेंस बिटवीन आइडियलिस्ट एंड इंडिविजुअलिस्ट, ओके। सो दोज हु गिव प्रेफरेंस ऑफ सोसाइटी ओवर सेल्फ इंटरेस्ट आर आइडियलिस्ट। जो सोसाइटी को प्रेफरेंस देते हैं वो आइडियलिस्ट कहलाते हैं, और जो खुद को प्रेफरेंस देते हैं वो कहलाते हैं इंडिविजुअलिस्ट, ठीक है। सो हमने इसको देखा, तीन थ्योरी हैं, तीन डिफरेंसेस हमने बेसिकली देखे, क्योंकि आइडियलिज्म और रियलिज्म को काफ़ी बार कंपेयर किया जाता है। व्हाट ओथ टू बी आर आइडियलिस्ट एंड व्हाट इट इज रियलिस्ट, ओके। व्हाट इज मैटर इज इल्यूजन एंड वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज अल्टीमेट रियलिटी आर आइडियलिस्ट, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं। इंडिविजुअलिस्ट हमेशा सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, आइडियलिस्ट जो है वो सोसाइटी को ऊपर रखते हैं सेल्फ इंटरेस्ट से, ठीक है। तो different scholars have said about प्लेटो, जिसमें से जो वाइट हेड हैं, कार्ल पॉपर हैं, अरिस्टोटल हैं, इन्होंने प्लेटो के बारे में कुछ भी शब्द कहे हैं जो हम देखते हैं, जैसे कि एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज नथिंग बट फुट नोट ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल। ये किसका कहना था, वाइट हेड का। तो अगर हम बात करें कि अगर कोई क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का प्लेटो से या फिर अरिस्टोटल से रिलेटेड है, और उसमें कुछ ऐसे शब्द यूज करे गए हैं जो प्लेटो की तारीफ कर रहे हैं, प्लेटो की थ्योरी की तारीफ हो रही है, अरिस्टोटल की थ्योरी की तारीफ कर रही है, सो यू कैन स्टार्ट विद द कोट ऑफ वाइट हेड, दैट इज द एंटायर वेस्टर्न फिलोसफी इज नथिंग बट द फुट नोट ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल, ओके। एंड दूसरी तरफ हम बात करते हैं कार्ल पॉपर की, तो कार्ल पॉपर ने वही लाइन कही है कि वन कैन आइदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे कि वन कैन आइदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट नॉन प्लेटोनिक, है ना। तो ये कार्ल पॉपर ये जो बातें कही गई हैं उनके ही रेफरेंस में ये क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज डायलेक्टिक्स। अब डायलेक्टिक्स जो है ये कॉन्सेप्ट सोक्रेटिस ने दिया था, ठीक है। सोक्रेटिस कौन है, सोक्रेटिस ग्रीक फिलोसोफर है ना, जो कि एथेंस, जब स्पार्टा भी एक कंट्री है, एथेंस भी एक कंट्री है उस टाइम पे, तो जब एथेंस हार गया था स्पार्टा से, तो उन्होंने रीजन जानने की कोशिश करी थी कि वाई Athens has lose the war against Sparta. So there a scholar developed his theory. उनका नाम था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस वॉज एंटी डेमोक्रेटिक ऑल्सो, है ना। सोक्रेटिस वॉज एंटी डेमोक्रेटिक। जो भी सोक्रेटिस की थ्योरीज थी उसी को कंटिन्यू करते हुए प्लेटो ने अपनी थ्योरी बनाई। जो प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया है वो भी सोक्रेटिस की थ्योरी से ही मैच करती है,
अब सोक्रेटिस ने एक बात कही थी कि कोई भी सॉल्यूशन निकालना है उसमें डायलेक्टिक्स की बहुत ज़रूरत होती है। डायलेक्टिक्स का सिंपल मतलब होता है डिबेट। अगर सोसाइटी में कोई भी सॉल्यूशन हमें निकालना है कि राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसमें डिबेट होता है, ठीक है, तब जाके एक सॉल्यूशन निकलता है। अगर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 की थी, है ना, तो उसमें वेरियस डिबेट जो है पिछले कई समय से आ रही थी। तो इसी तरीके से हमने डिबेट के थ्रू ही सोसाइटी के ओपिनियन को निकाला जाता है, ना कि रेदर देन हम कहेंगे कि ऑटोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है उसमें हम देख सकते हैं। ओके, तो डायलेक्टिक्स वॉज इन्वेंटेड बाय सोक्रेटिस एज ए मेथड टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। सच्चाई को जानने के लिए सोक्रेटिस ने मेथड निकाली थी, वो था डायलेक्टिक्स। इन द वर्ड्स ऑफ सोक्रेटिस, dialectics is the process through which our opinion get filtered and we are able to reach the truth, है ना। इन्होंने बोला कि एक होता है थीसिस, एक होता है एंटीथीसिस और एक होता है सिंथेसिस। मतलब कि कोई भी एक टॉपिक है, ठीक है, उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी जिसको हम बोलते हैं थीसिस, उसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, वो होगा एंटीथीसिस। फिर जाके एक फाइनल कंक्लूजन निकल के बाहर आएगा जिसको हम बोलते हैं फाइनल कंसेशन डिसीजन, ठीक है। अब वेरियस अप्रोच होते हैं जिसमें से एक होता है डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। डिडक्टिव अप्रोच क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है रीजनिंग का फ्रॉम वन और मोर स्टेटमेंट टू रीच ए लॉजिकल कंक्लूजन। अगर टू रीच ए लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम वन और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिडक्टिव अप्रोच। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो एक बात शुरू करी गई और वही फाइनल हो गई, नहीं, उसमें अगर डिबेट हो रही है तो एक स्टेटमेंट होगा, दो स्टेटमेंट होंगे, देन इट विल लीड टू ए लॉजिकल कंक्लूजन गोज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ कंडीशनल। तो यहाँ पे जो है वो बात हो रही है जनरल से लेके पर्टिकुलर तक की। मतलब एक कोई जनरल आर्टिकल है, उसमें एक पर्टिकुलर कंक्लूजन तक पहुंचना, उसको कहलाते हैं डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है। देन वी विल लर्न अबाउट थॉट्स ऑफ सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिस के हम थॉट्स की बात करेंगे। प्लेटो hatred to the democracy is linked to the event in his life of the in the life of Socrates। जो मैंने बात करा था ना कि प्लेटो जो डेमोक्रेसी को हेट करता था वो डायरेक्टली लिंक है सोक्रेटिस के लाइफ के इवेंट से। में एक स्टोरी है, वो स्टोरी क्या है कि सोक्रेटिस एक वाइसेस मैन था बट ही वॉज हर्ट व्हेन बिकॉज द डेमोक्रेट्स हैड ऑर्डर्ड सोक्रेटिस टू ड्रिंक पॉइजन एंड एक्यूज ऑफ मिसलीडिंग द ट्रुथ। व्हाट हैज हैपन इज सोक्रेटिस जो है एक बहुत ईमानदार आदमी था, बट व्हेन ही forced to drink the poison then by the Democrats, then he got misled कि जो भी वो करवा रहे थे तो उससे उसको दुख हुआ, तो इसलिए वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हो गया, ठीक है। तो सोक्रेटिस ने फिर एक आइडिया दिया, वो है नॉलेज इज वर्च्यू। ओके, सोक्रेटिस ने एक आइडिया दिया, दैट इज नॉलेज इज वर्च्यू, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एथिक्स पेपर ऑल्सो एंड ऑप्शनल पेपर एज वेल, है ना। अब नॉलेज इज वर्च्यू का मतलब होता है कि नॉलेज ही सब कुछ है, नॉलेज के थ्रू आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ये सोक्रेटिस का कहना था, जिसको प्लेटो ने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया। एंड उसने अपनी ये थ्योरी है उसको आइडियल स्टेटमेंट जस्टिफिकेशन ऑफ फिलोसोफर किंग में अप्लाई किया, ठीक है। ये हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे उसने अप्लाई किया है नॉलेज इज वर्च्यू को। अब डायरेक्टली आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में आ चुका है कि नॉलेज इज वर्च्यू, है ना। अब सोक्रेटिस जो है, सोक्रेटिस के टाइम पे ही सोफिस्ट हुआ करते थे। ओके, सोफिस्ट हुआ करते थे। सोफिस्ट जो है उनकी पॉलिसी जो थी वो ऑटोक्रेटिक थी, ठीक है। वो पावर एंड मनी आर ओनली अल्टीमेट सोर्स मानते थे, है ना। एंड दे वेयर द फर्स्ट एजुकेशनलिस्ट चार्जिंग मनी फॉर एजुकेशन। दे वेयर नॉट टेलिंग व्हाट टू बी टोल्ड, रेदर व्हाट पर्सन वांट्स टू हियर दे वेयर टेलिंग। सो वो जो सच्चाई को नहीं बताते थे कि सोसाइटी में क्या सच्चाई होती है, वो हमेशा वही बताते थे जो जनता को सुनना होता,
It's like they were the true politician in the on the society. Okay, they were teaching that power and money is the most important thing in life, है ना. अब सोफिस्ट के ये कंटेम्प्रेरी थे, तो ये वाले पॉइंट हो गए, ये वाला पॉइंट हो गया कि पावर एंड मनी is the most important thing in life and politics is the source of money and power. So what they were telling is कि power or money is the most important thing in life and politics ही एक सोर्स है मनी एंड पावर का. ठीक है. Socrates considers Sophist education system was disaster and was responsible for the decline of Athens. So what Socrates considering was कि जो एथेंस हार गया था और एथेंस जो वीक पड़ गया था वो था सोफिस्ट के एजुकेशन सिस्टम के कारण. ठीक है. सोफिस्ट कंसीडर सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोसाइटी. सो ये क्या होगा, ये इंडिविजुअलिस्ट थे. व्हाट दे आर, सोफिस्ट वेयर इंडिविजुअलिस्ट एंड हम सोक्रेटिस को सोशलिस्ट या फिर हम बोलेंगे आइडियलिस्ट. ठीक है. अब डिफरेंस देख सकते हैं कि ये सेल्फ इंटरेस्ट पे बिलीव करते थे, सोफिस्ट जिसको अपन इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, है ना. एंड सोक्रेटिस जो है वो आइडियलिस्ट थे, वो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की बात करते थे. ठीक है. अब देखिए ये नॉलेज इज वर्च्यू का पहले जो क्वेश्चन आ रखा था उसको अपन को किस फॉर्म में देखना है, तो अपन एक छोटे से एग्जाम्पल से देखेंगे. फर्स्ट हम लिखेंगे कि ही गिव हिज थ्योरी टू काउंटर सोफिस्ट, और फिर हम लिखेंगे कि सोफिस्ट के लिए पॉलिटिक्स एंड एथिक्स जो है वो अलग नहीं होती है, बट जो सोक्रेटिस थी वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स और एथिक्स जो है वो अलग नहीं है, वो एक ही है. सोफिस्ट बोलते थे कि ये दोनों अलग अलग. ठीक है. फिर हम लिखेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल लाइफ हैव सॉल्यूशंस ओनली इन एथिक्स. एथिक्स टेल्स अस व्हाट ओथ टू डू एंड ओथ नॉट टू डू. क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए ये हमें कौन बताता था, ये हमें एथिकल वैल्यूज ही हमारी बताती है. दैट्स व्हाई पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर नॉट सेपरेटेड, दे आर टुगेदर. ओके. इट इज लाइक गांधी, है ना. तो व्हाट गांधी हैज सेड कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स cannot be separated, right. अगेंस्ट में हम कह सकते हैं कि सोफिस्ट के फेवर में मैकियावेली भी थे, जो कि वो यही कहते थे कि सोफिस्ट मैकियावेली का दोनों का कहना क्या था कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स जो है वो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. देन वी विल टॉक अबाउट कि सोफिस्ट सोक्रेटिस का एक कोटेशन था that it is not enough to be a good shoemaker but it is also important that one should be a good human being. What he is saying कि ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा जूते बनाने वाला एक अच्छा इंसान भी हो, अच्छे इंसान होने के लिए भी ज़रूरी होना चाहिए, है ना. So it is not enough to be a good shoemaker but it is also needed that one should be a good human being. Okay. And the purpose of life is to lead a good life, and to lead a good life one should have knowledge, and knowledge is a source of virtue or excellence, and excellence is a source of happiness, and attainment of happiness is the purpose of life. इस चीज को आप याद कर लीजिए. व्हाट इट इज, कि जो लाइफ का पर्पस है, ये नेचुरल वे में भी आप समझ के देखिए. हमारी लाइफ का पर्पस क्या है कि हम गुड लाइफ जिए, और हमें गुड लाइफ जीनी है तो हमारे पास नॉलेज होना चाहिए. नॉलेज होगा तो नॉलेज के साथ हमारे पास एक्सेलेंस होगा, एक्सेलेंस होगा तो हमारे साथ पास हमारे हैप्पीनेस होगा. हैप्पीनेस को अटेन करने के लिए ही हमारा सोल पर्पस है लाइफ का. ठीक है. तो अल्टीमेटली व्हाट वी वांट द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस. ठीक है. तो दैट इज ट्रू इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑल्सो, वी नीड हैप्पीनेस, है ना. तो डायलेक्टिक्स इज द मेथड टू गेन नॉलेज. नॉलेज इज एनलाइटनमेंट ऑफ सोल. Knowledge is within us. The task of teacher is to help people to know something which they already know. Right? So dialectics के बारे में हम लिखेंगे. सबसे पहले हमने क्या कहा कि
ये जो नॉलेज इज वर्च्यू है, ये सोक्रेटिस ने दिया था काउंटर करने के लिए सोफिस्ट के। सोफिस्ट का कहना था कि पॉलिटिक्स एंड इथिक्स जो है वो अलग अलग चीज़ें हैं, मगर सोक्रेटिस का कहना था कि नहीं, पॉलिटिक्स एंड इथिक्स वन एंड द सेम थिंग ही है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें एथिकल वैल्यूज ही हमारी सिखाती हैं। हमारा जो कोटेशन है कि वन, इट इज़ नॉट इनफ टू बी ए गुड शू मेकर बट इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। फिर हम बताएंगे कि पर्पस ऑफ गुड लाइफ क्या है, टू अटेन हैप्पीनेस, एंड हाउ इट विल गोइंग टू अटेन हैप्पीनेस थ्रू नॉलेज, है ना। फिर हम लिखेंगे डायलेक्टिक्स के बारे में कि सोक्रेटिस ने इस थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन किया। सोक्रेटिस ने एक्सप्लेन किया थ्रू डायलेक्टिक्स। ओके, डायलेक्टिक्स इज अ मेथड टू गेन नॉलेज। Knowledge is enlightenment of soul. Knowledge is within us. The task of teacher is to help people to know something which they already know. इनका कहना है कि डायलेक्टिक्स एक मेथड है नॉलेज को अटेन करने का। नॉलेज जो है हमारे सोल को एनलाइटन करता है। हमारे सबके अंदर नॉलेज होता है। जो टीचर होता है उसका टास्क सिर्फ इतना होता है कि जो इंसान के अंदर नॉलेज है उसको वो बाहर निकाले, और जो चीज़ उसे अंदर से पता है उसको वो सामने लेके आए, है ना। तो इन द वर्ल्ड ऑफ प्लेटो, philosophers are the ruler और rulers learn philosophy। ये हम लिखेंगे। एंड देयर इज नो एंड टू द डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये कहना क्या चाहते हैं कि प्लेटो फिलोसोफर के हिसाब से, प्लेटो के हिसाब से फिलोसोफर रूलर होते हैं, और जो रूलर होते हैं वही फिलोसफी को लर्न कर सकते हैं, और जो डिफिकल्ट सिचुएशंस होती हैं लाइफ में उनका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, तो आफ्टर दैट what we have read till now is about Socrates, basic knowledge about Socrates, why Socrates was against democracy, and knowledge is virtue that is given by Socrates. Now let's start with Plato's theory. Okay, so Plato's theory was, first of all, there are 7 major theories which I have covered in my topic. That is theory of idea, theory of soul, theory of justice, theory of state, theory of education, theory of communism, that is common ownership, and theory of philosopher king, है ना। अब प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया, सो व्हाट इट इज, रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडिया। ये कोटेशन है, किसने दिया था, प्लेटो ने दिया था। अब हम इसको एक्सप्लेन करना है। हर, आप एक चीज देखिए कि मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं, मेंस में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन जो देंगे ना वो देंगे किसी भी मेजर जो बड़े थ्योरिस्ट होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, उनके कोट को कर देंगे और आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे, है ना। जैसे प्लेटो के केस में रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडिया, इस चीज को वो बता रहे हैं, है ना। Socrates said that belief and opinion can change, but true knowledge, that is conceptual knowledge, cannot change. Ideas are permanent in nature and it is perfect. And philosophy is the pursuit of ideas. What Socrates was saying is that जो beliefs होते हैं और जो opinions होते हैं वो permanent नहीं होते हैं, that are changing according to situation, है ना। But the true knowledge, that is conceptual knowledge, that is not changeable, it is permanent, it is permanent in nature. Conceptual knowledge is permanent in nature, and beliefs and opinions are changing according to situation. What, this is what Socrates was saying in his theory, and it is perfect, and philosophy is the pursuit of ideas. So ideas are permanent in nature and it is perfect, and philosophy is the pursuit of ideas, right. Ideas are perfect manifestation of something, it is beyond time and space। ideas जो है beyond time and space है, and it is a manifestation of something। ideas are permanent
दैट इज फॉर एग्जाम्पल गॉड इज एन आइडिया, आइडिया कैन बी अंडरस्टूड बाय लॉजिक। इसको अपन कह समझेंगे कि आइडियाज जो हैं वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, बट बिलीव्स एंड ओपिनियंस दैट डिपेंड्स ऑन टाइम एंड सिचुएशन। तो बिलीव, ओपिनियन टाइम एंड स्पेस पे मैटर करता है, ठीक है। बट जो आइडियाज हैं not depend on time and matter. It is relevant today also. What Plato has taught in thousands of years ago, it is relevant in today's scenario also. Not depend on time and space. There were two type of scholars. One is materialist and one is idealist. Materialist मतलब जो कंसीडर करते हैं मटेरियल को रियल, जैसे कि कार्ल मार्क्स, उनको हम बोलते हैं मटेरियलिस्ट। और जो आइडियाज को रियल मानते हैं, वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज ए वर्ल्ड ऑफ reality, and they consider matter as illusion, are known as idealist। ठीक है, ये अपन पहले भी देखे। ओके, तो व्हाट वी हैव रेड, रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडिया, ये प्लेटो ने थ्योरी दी थी, जिसमें सोक्रेटिस ने कहा कि बिलीव्स एंड ओपिनियंस जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग रहते हैं, वो टाइम एंड स्पेस के साथ चलते हैं। बट जो आइडियाज होते हैं, जो फिलोसफीज होती हैं, वो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होते हैं, ठीक है, वो परमानेंट नेचर होते हैं, ठीक है। फिर दो स्कॉलर्स होते हैं, मटेरियलिस्ट स्कॉलर्स एंड आइडियलिस्ट स्कॉलर। प्लेटो वॉज आइडियलिस्ट। ओके, प्लेटो बिलोंग्स टू द आइडिया ऑफ स्कूल ऑफ आइडियलिज्म, गिव थ्योरी ऑफ आइडिया, दैट्स व्हाई नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। His theory based on Socrates' theory of knowledge. His theory of idea was based on Socrates' theory of knowledge. True knowledge is about the things which are permanent. There cannot be a perfect knowledge about the worldly things, as change is the characteristics of this world. What he was saying is, he has given the idea, theory of idea. Theory of idea प्लेटो के दिमाग में कहाँ से आया? सोक्रेटिस की theory of knowledge से, है ना। True knowledge is about the things which are permanent. There cannot be perfect knowledge about the worldly things, as change is the characteristics of this world, है ना। When we see worldly things, we consider them as real. It happens because of our ignorance. These are not real rather than shadow of reality. This world is the world of illusion, whereas the world of idea is the world of ultimate reality. Okay, so what it is? When we see the worldly things, we consider them as real. जो हम वास्तविकता में देखते हैं उसको ही हम सच मान लेते हैं, क्योंकि हम उसमें इग्नोरेंट होते हैं। बट दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड, इट इज द शेडो ऑफ रियलिटी। ये प्लेटो का कहना था कि जो हम देखते हैं वो रियल नहीं है, वो शेडो ऑफ रियलिटी है, वो रियलिटी का एक शेडो है, ठीक है। दिस वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ इल्यूशन, वेयर इज द वर्ल्ड ऑफ आइडिया इज द वर्ल्ड ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। तो द कंक्लूजन इज, we can say that nature of reality is too complex, diverse, and vast. It is beyond the capacity of human mind to understand the ultimate reality. Okay. Now, second theory, that is theory of soul. Theory of soul, इसमें आप इतना जानिए कि theory of soul में प्लेटो ने जो है, पहले नंबर तो theory of soul has given by Pythagoras. He has divided people into three classes: man of reason, man of courage, and man of appetite, है ना। मैन ऑफ रीजन इज अ मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ करेज इज अ मैन ऑफ सिल्वर, एंड मैन ऑफ एपेटाइट इज अ मैन ऑफ कॉपर। ये पाइथागोरस एंड प्लेटो ने मिलकर कहा था, ठीक है। सोल एक परमानेंट है, वेयर एज जो फिजिकल बॉडी है वो डिकेइंग पार्ट है। व्हेन आवर फिजिकल बॉडी एंड्स, सोल डज नॉट एंड, रेदर गोज टू द किंगडम ऑफ गॉड एंड रिसाइड देयर। व्हाट दिस इज, आप कंपेयर करिए जैनिज्म को। जैनिज्म में भी आत्मा
परमात्मा को मानते हैं, ठीक है। बुद्धिज्म में नहीं मानते हैं, बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव इन दिस, ठीक है। ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्हाट जैनिज्म बिलीव्स इज कि आफ्टर द डेथ पीपल सोल जो है इट डज नॉट डिके और इट डज नॉट गो एनीवेयर, इट इज ऑन द अर्थ ओनली, द डिकेइंग पार्ट इज ओनली द बॉडी। जो बॉडी है वो छोड़कर गई है, पर जो आत्मा है, जो सोल है, वो वहीं पे भी, ठीक है। जो प्लेटो है उसने कहा था कि एवरी पर्सन हैज ए सोल बट एवरी सोल इज नॉट द सेम। सोल हैज थ्री एलिमेंट, दैट इज रीजन, करेज एंड एपेटाइट। इन सम सोल रीजन डोमिनेट, तो वो फिलोसोफर किंग बन जाएंगे आगे जाकर। कुछ सोल में करेज डोमिनेट करता है तो वो सोल्जर क्लास बन जाएगी, और कुछ सोल में एपेटाइट डोमिनेट करता है तो वो प्रोड्यूसर क्लास बन जाएगी, ठीक है। तो मैन ऑफ रीजन जो है वो फिलोसोफर किंग बन जाएंगे, ठीक है। मैन ऑफ करेज जो है सोल्जर बन जाएंगे, और मैन ऑफ एपिटाइट जो है वो प्रोड्यूसर क्लास बन जाएंगे, ठीक है। ये थ्योरी ऑफ सोल में कहा गया था। देन वी विल लर्न अबाउट थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी, and the significance is this concept is linked to the legitimacy of the state. No state can exist if people think that system is not just. मतलब कि इस थ्योरी का सिग्निफिकेंस क्या था कि एक्चुअली में प्लेटो जो है आइडियल स्टेट बना रहे थे, ठीक है। आइडियल स्टेट में वो डिफाइन कर रहे थे कि हाउ द स्टेट शुड बी। तो उन्होंने कहा कि स्टेट में जस्टिस होना चाहिए, ओके। जस्टिस होगा तभी वहाँ पे जो पीपल है वो सिस्टम को जस्टिफाई करेंगे और वो सिस्टम को जस्ट सही मानेंगे। अदरवाइज नो स्टेट कैन एग्जिस्ट इफ पीपल थिंक दैट सिस्टम इज नॉट जस्ट, ओके। एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेटो इज एम इज टू डिस्कवर द अल्टीमेट और परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस, है ना। अब प्लेटो की मेथोडोलॉजी क्या थी? हाउ ही प्रूव्स दैट द थ्योरी ऑफ जस्टिस रिक्वायर्स इन आइडियल स्टेट, ओके। सो इनकी मेथोडोलॉजी जो थी वो क्या थी कि इट इज थ्रू डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स के थ्रू जो है हमें ये पता लगेगा कि थ्योरी ऑफ जस्टिस हमें इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि चार कैरेक्टर थे जिनके साथ आर्ग्यूमेंट, वो थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस वो किया, ठीक है। जिसमें से सेफेलिस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस एंड ग्लूकन, ये चार ऐसे लोग थे, ठीक। अब सेफेलिस जो थे इट रिप्रेजेंट द मोस्ट बेसिक आइडिया ऑफ जस्टिस। ही वॉज एन ओल्ड मैन and having a traditional concept of justice. What was his concept? His concept was, first concept was doing one's duty. हमें जो काम दिया गया है वो काम करना चाहिए, हमारे कर्तव्य जो हैं उन्हें हमें निभाना चाहिए। दूसरा इनका था कि जो ड्यूज हैं हमारे, उनको हमें सही समय पे सही वक्त पे जो हमने किसी से लिया है वो चीज़ हमें वापस करनी चाहिए, क्योंकि जस्टिस हैज़ टू बी यूनिवर्सल एंड ट्रांसेंडेंटल। मतलब कि जो जस्टिस है वो बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। मतलब कि जो नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस जो हैं, हमारे अनुभव जो हैं, इट इज़ बियॉन्ड दैट, है ना। तो प्लेटो हैज़ आर्ग्यूड अगेंस्ट सेकुलर्स एंड ही एक्सेप्ट दैट जस्टिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज। मतलब ही एग्रीड दैट कि डूइंग वंस ड्यूटी होना चाहिए, मतलब जो हम ड्यूटी हमें मिली है वो हमें करना चाहिए। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल विद द सेकेंड आर्ग्यूमेंट, दैट इज पेइंग वंस ड्यू, है ना। कि मतलब जो हमें हमें किसी से लिया है उसको वापस करना जरूरी ही नहीं है, ऐसा प्लेटो समझते थे। सेकेंड, पॉलीमार्कस। पॉलीमार्कस वॉज द सन ऑफ सेफेलस। ही सेज जस्टिस नॉट डूइंग गुड टू अवर फ्रेंड एंड हार्म द एनिमी। जस्टिस जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को फायदा करता है जो कि फ्रेंड होते हैं। जस्टिस एनिमी के लिए फायदा नहीं करता, ठीक है। जस्टिस फ्रेंड्स को फायदा करता है, एनिमी के लिए फायदा नहीं करता। ये पॉलीमार्कस का कहना था। फॉर दैट
Plato has replied that justice means doing good, but disagreed that justice can harm anyone. प्लेटो का कहना था कि जस्टिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड अच्छे लोगों के लिए है और बुरे लोगों के लिए नहीं है. Idea of justice cannot be based on the principle of harming someone. Idea of justice cannot be based on the principle of harming someone. It should be equal, है ना. So according to him, harming someone will make him worse. There can be wrong application of this principle because it is difficult to make out who is our enemy and who is our friend. So प्लेटो के हिसाब से ये जो कोटेशन है, जस्टिस इज फॉर द गुड, justice is doing good to our friend and harm the enemy, it is not the right quotation according to Plato. Why he has said that? Because according to him, harming someone will make him worse. Idea of justice cannot be based on the principle of harming someone. Okay. So then the third thing is Thrasymachus. Third person was Thrasymachus. Thrasymachus was a sophist. सोफिस्ट हैं. सोफिस्ट सोक्रेटिस के काउंटर थे, है ना, कंटेम्प्ररी थे और काउंटर भी थे. अब सोफिस्ट पावर मनी की बात करते थे, तो इनका कहना था कि जस्टिस जो है वो स्ट्रॉन्गर लोगों के लिए है, वीक लोगों के लिए है ही नहीं. ये थ्रेसिमेकस का कहना था. सो प्लेटो एंड सोक्रेटिस वेयर इन कॉन्फ्लिक्ट द सोफिस्ट assumption of individual society and a good life. For sophist, man is selfish by nature. Self-interest is prior to the interest of society and power and money are the means of good life. मतलब क्या है कि फॉर सोफिस्ट के हिसाब से मैन जो है सेल्फिश है, उनके लिए सेल्फ इंटरेस्ट प्रायर है देन द इंटरेस्ट ऑफ ए सोसाइटी. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सोफिस्ट वे आर इंडिविजुअलिस्ट एंड सोक्रेटिस एंड प्लेटो वे आर द आइडियलिस्ट, है ना. So self-interest is prior to the interest of society and power and money are the means of good life. ठीक है. The law made by the state serves the interest of those who are ruling rather than the interest of a common man. The law made by the state serves the interest of those who are ruling rather than the interest of a common man. ये किसका कहना था? सोफिस्ट का कहना था कि जो कानून बनाए जाएंगे स्टेट में वो सिर्फ उनको बेनिफिट करेंगे जो कि स्ट्रॉन्गर हैं, ना कि उनको जो वीक है. Hence, it is better for a common man to be unjust than to be just. One can fulfill one's interest by not following the law rather than the obedience law. मतलब क्या हुआ कि इनके हिसाब से अनजस्ट होना ज़्यादा सही है रेदर देन जस्ट. आप कानून बनाएंगे वो स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए होगा, फेवर करेगा, तो वीक लोगों को फेवर नहीं करेंगे. अगर आप उसमें अनजस्ट ही रहेंगे तो वो ऑलरेडी आपके लिए फायदेमंद होगा. ये थ्रेसिमेकस का कहना है. So for that, Plato has argued that though Thrasymachus has shown the reality of the world of politics, Plato said it is wrong to think that the law made by the state are only for the interests of a ruling class, and it is wrong to think that unjust man is more happy than just man. We can say that Thrasymachus suggests the reality, but what Plato suggests is desirable. Realism leads to staticism, whereas idealism offers the opportunity to make improvement. What Plato has given the response against Thrasymachus was that कि हाँ, Thrasymachus ने जो कहा वो एक्चुअल रियलिटी है वर्ल्ड की, बट इट इज रॉन्ग टू कंसीडर दैट द जस्टिस मेड बाय द स्टेट्स आर ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ अ रूलिंग क्लास एंड इट इज नॉट फॉर द वीकर सेक्शन, है ना. तो इस तरीके से प्लेटो ने कान पर किया. थर्ड वन वाज ग्लूकन. ग्लूकन ने कहा कि जस्टिस जो है कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी, इन्होंने एक कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी ऑफ जस्टिस दी है जिसमें इन्होंने थ्रेसमेकस के अपोजिट कहा. क्या कहा कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द वीक एंड दोज हु वेयर वीक एंड अनेबल टू डिफेंड देमसेल्फ केम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेट. इनका कहना था कि स्टेट वही लोग बनाते हैं जो इंडिविजुअल खड़े नहीं हो पाते, जिनको एक ग्रुप में सहायता लेनी होती है और ग्रुप में लाकर ये एक स्टेट बनाते हैं. इसलिए जस्टिस जो है वो वीक लोगों का इंटरेस्ट है, whereas those who are strong they take care of their interests and they do not need state or law. In that case, Plato responds, it is wrong to think that only weak need the state and laws.
Man is by nature a social animal. Therefore, man is a social animal. Man is also a political animal. Even the strongest man is not enough to fulfill all his requirement on his own. मतलब कि इधर पे प्लेटो ने बहुत सही चीज कही, क्या था कि इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट only weak needs the state and law. It is wrong to think that only weak needs state and law, because man is by nature a political animal. Man is by nature a social animal and also a political animal. Even the strongest man is not enough to fulfill all his requirement of his own, है ना? And what are Plato's idea of justice? Till now, we have seen Cephalus, Polemarchus, Thrasymachus, Glucan's idea of justice, and उनके हमने counter argument भी देखे प्लेटो के. Now, what Plato has given in his idea of justice is the duty. Justice is a source of virtue. Justice never harms anyone. Just man is a happy man, and both strong and weak require state and law. So what he has said is, just man is a happy man. Both strong and weak require justice. He said अगेंस्ट ग्लूकन, कि ग्लूकन ने कहा था कि वीक के लिए है, प्रेसिडेंटस ने कहा था स्ट्रॉन्ग के लिए है. तो ये सब चीज़ें कहा. जस्टिस इज ए ड्यूटी, जस्टिस इज ए वर्च्यू, ये सब चीज़ें अपने आइडिया ऑफ जस्टिस में प्लेटो ने कही. एंड देन प्लेटोज आइडिया ऑफ जस्टिस. प्लेटोज आइडिया इज टू फाइंड आउट परफेक्ट आइडिया ऑफ जस्टिस, needs to understand God's idea of justice and it will achieve through human just soul. तो प्लेटो ने कहा कि हम आइडिया ऑफ जस्टिस को जस्ट सोल से ही अचीव कर पाएंगे. व्हाट इज जस्ट सोल? जस्ट सोल इज जस्ट मैन इज इन हार्मनी विद अदर्स एंड एट पीस विद हिमसेल्फ. तो इन्होंने कहा कि जस्ट सोल अगर होगा, जस्ट सोल या फिर जस्ट स्टेट अगर होगा, तभी हम आइडिया ऑफ जस्टिस को अचीव कर पाएंगे. मतलब कि जब आदमी हार्मनी रखेगा एक दूसरे आदमी से और पीस रखेगा खुद से, तब ये चीज होगी. ठीक है. When this state is possible, just man is the one in whom reason control courage and appetite. This is God's idea of justice. Just man is the one in whom reason control courage and appetite. This is God's idea of justice. Then another application of God's idea of justice by Plato in a theory of ideal state. अपन देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस बाय प्लेटो. ये क्वेश्चन है. ठीक है. इसको अपन शुरू कैसे करेंगे कि हम आइडियल स्टेट के बारे में पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज आइडियल स्टेट. आइडियल स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पे वो एंटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, वहाँ पे वो स्टेट को ऊपर रखेगा अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, जहाँ पे तीन क्लास में डिवाइड करेगा रेस को, गोल्ड सिल्वर कॉपर को. ये अपन पूरा एक डिफाइन करेंगे. देन वी विल टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस. प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस क्या होगा? जस्ट सोसाइटी जहाँ पे पीस, हार्मनी एंड एक्सेलेंस तीनों ऑल टुगेदर एग्जिस्ट करते हो. ठीक है. पीस, हार्मनी, एक्सेलेंस ऑल टुगेदर एग्जिस्ट करते हो, वो जस्ट सोसाइटी कहलाएगी. एंड जस्ट सोसाइटी को कैसे हम अचीव कर सकते हैं? तो इट इज व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ functional specialization, non-interference in each other task and proper positioning of the element. है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मतलब जो काम दिया गया है, डू वंस ड्यूटी, ये सेफेलिस ने जो कहा था ये उस पर है. ठीक है. डू द जॉब व्हाट एक्चुअली suited according to spiritual quality of his soul. Then non-interference in each other task. ठीक है. Then proper positioning of element. ये तीन चीजों उन्होंने कहा. Then what is the criticism of Plato's theory of justice? So many critics of Plato called him totalitarian. Totalitarian मतलब anti-democratic. Why they called him anti-democratic? Because he gave all right to the states and only duties to the citizen. इन्होंने सारे अधिकार जो हैं उस स्टेट को दे दिए एंड ड्यूटीज जो है सिटीजन को दे दी. बल्कि
इट शुड बी अपोजिट, द ड्यूटीज जो हैं वो स्टेट्स के होनी चाहिए और जो राइट्स होने चाहिए वो सिटीजन्स के होने चाहिए या फिर इक्वल होने चाहिए, है ना। दैट अंडर आर्टिकल 36 to 51 in DPSP that things are has been defined, है ना। each citizen is expected to perform his duty throughout his life on the basis of arbitrary understanding of some spiritual quality, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये भी प्लेटो का कोटेशन था। स्टेट जो है इंडिविजुअल जितना बड़ा है और इंडिविजुअल की जो भी अच्छी चीजें हैं वो उतना ही बड़ा स्टेट है, तो ये प्लेटो ने कहा था। तो अब तुम इसको हाउ यू विल गोइंग टू स्टार्ट, सो you will start with, according to him, state is magnified version of individual. He suggests that state do not come out of oak or rock but inherent in the mind of the individual who lives in the state. What he has said is state is the magnified version of individual. State do not come out of oak or rock but it is inherent in the mind of individual who lives in the state, है ना। State is a bigger form of individual. The principle of justice found at the level of individual can be applied at the level of the state. If just man is one in whom reason dominates over courage and appetite, then justice is where man of ruling class reason rule over man of courage. शुरू कैसे किया कि मैग्निफाइड वर्जन है स्टेट इंडिविजुअल का, फिर हमने उसको आगे देखा कि स्टेट डू नॉट कम आउट ऑफ ओक और रॉक बट इट इज इनहेरेंट इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल। देन हमने देखा कि स्टेट इज बिगर फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस फाउंड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल कैन नॉट बी अप्लाइड एट द लेवल ऑफ द स्टेट, है ना। फिर उन्होंने कहा कि जैसे ही इंडिविजुअल में रीजन डोमिनेट करता है करेज एंड एपिटाइट में, वैसे ही स्टेट में जस्ट स्टेट में मैन ऑफ रीजन रूल करता है मैन ऑफ करेज से। सो प्रिंसिपल दैट गवर्न द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल आर नोन एज एथिक्स। ही वांट्स एथिक्स शुड बी द बेसिस ऑफ पॉलिटी, राइट। देन वी विल गोइंग टू राइट अबाउट द व्यू ऑन स्टेट, है ना, राइट हिज व्यू ऑन स्टेट हम देखेंगे, है ना। फॉर सोफिस्ट स्टेट इज नॉट नेचुरल एंड इट इज क्रिएटेड बाय मैन इन द सेल्फ इंटरेस्ट। सोफिस्ट के हिसाब से क्या था कि स्टेट जो है वो इंसान ने खुद बनाया है सेल्फ इंटरेस्ट के कारण, ना कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में, है ना। फिर हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट प्लेटो एंड सोक्रेटिस हैज सेड। तो सोक्रेटिस एंड प्लेटो के हिसाब से स्टेट जो है एक नेचुरल है एंड मैन बाय नेचर एक पॉलिटिकल एनिमल है। तो इट इज रॉन्ग टू थिंक दैट सेल्फ इंटरेस्ट इज डाइवोर्स फ्रॉम कलेक्टिव इंटरेस्ट। एवरी पर्सन रिक्वायर्स स्टेट, state represent interdependence. Each class will represent the respect the contribution of other class. जैसे कि फिलोसोफर क्लास रेस्पेक्ट करेगा सोल्जर का तभी तो उसको सिक्योरिटी मिलेगी। अगर फिलोसोफर प्रोड्यूसर क्लास की रेस्पेक्ट करेगा तभी तो उसको मटेरियल नीड्स उसकी पूरी हो पाएंगे। तो ये गलत होगा कहना कि जो मैन है उसने सेल्फ इंटरेस्ट में स्टेट को बनाया है। इट इज रॉन्ग टू थिंक। So what is, then we will talk about another theory. Before that, idea of justice we have completed, ठीक है, and state theory of state also we have completed. Then theory of education. Theory of state जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप लोग उस चीज़ को अच्छे से इसको देखें और एक बार जो भी डाउट हो आपको वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करूँगा, ओके। देन अनदर थ्योरी इज थ्योरी ऑफ एजुकेशन बाय प्लेटो, है ना। इस थ्योरी में क्या था कि प्लेटो ने जो एथेंस है, एथेंस जो था और एक स्पार्टा था, है ना। एथेंस हार गया था स्पार्टा से एंड प्लेटो सोक्रेटिस बिलोंग्स टू एथेंस। तो इन्होंने देखा कि व्हाट एक्चुअली लेड द डिफीट ऑफ एथेंस बाय स्पार्टा। तो प्लेटो ने अपना एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाया एथेंस में और वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने डीमेरिट्स लिखे, फिर उसके बाद उनके मेरिट्स लिखे एंड ही कंपेयर दिस विद स्पार्टास एजुकेशन।
व्हाट ही हैज फाउंड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द डीमेरिट्स ऑफ एथेंस वेयर कि वहाँ पे जो एजुकेशन है वो प्राइवेट हैंड में थी, सोफिस्ट ने प्राइवेट हैंड में एजुकेशन को दिया था। वहाँ पे पावर एंड मनी को सब कुछ माना जाता था। वहाँ पे जो पब्लिक एजुकेशन थी वो कोई सिस्टम नहीं था, गवर्नमेंट एजुकेशन कुछ नहीं होती थी। वुमेन के लिए एजुकेशन अलाउ नहीं थी और फिजिकल एजुकेशन होती नहीं थी। अपॉर्चुनिटी वॉज डिपेंडेंट ऑन द विलिंगनेस एंड द कैपेसिटी ऑफ द पेरेंट्स। जितनी पेरेंट्स में कुवत थी उस हिसाब से उनके लिए एजुकेशन मिलती थी। एंड व्हाट वेयर द मेरिट्स, मेरिट्स क्या थे एसेंस में कि जो भी बातें होती थी, जो भी फोकस था एजुकेशन सिस्टम का, वो था लॉजिकल फैकल्टीज पे, ठीक है, क्रिएटिव फैकल्टीज ऑफ माइंड्स पे, जैसे कि फिलोसफी, लिटरेचर एंड पोइट्री। ऑन द अदर हैंड जो स्पार्टा है, स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे क्या था कि मेरिट्स थे। व्हाट वेयर द मेरिट्स कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड था, यहाँ पे पब्लिक एजुकेशन नहीं था, यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड था। वहाँ फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी थी। वहाँ पे एजुकेशन वुमेन को नहीं दे रहे थे, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी थी वुमेन के लिए। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का विजिलेंस ऑन व्हाट इज बीइंग टॉट, जो पढ़ाया जा रहा था उस पर स्टेट की निगरानी होती थी। अब डीमेरिट, ये होगा मेरिट्स। अब डीमेरिट्स देखते हैं। एथेंस में मेरिट्स क्या थे कि वहाँ पे जो भी फोकस था वो था लॉजिकल फैकल्टीज पे, क्रिएटिव फैकल्टीज पे, और फिजिकल एजुकेशन पे ध्यान नहीं था। मगर स्पार्टा में फिजिकल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान था और लॉजिकल फैकल्टीज पे कम ध्यान था। ओके, सो टुगेदर प्लेटो हैज मेड हिज ओन थ्योरी। प्लेटो ने बहुत ही धमाकेदार काम किया। इन व्हाट वर्क ही हैज डन इज he has created his theory of education, and under this education policy he made compulsory 50 years of education. That is not at all possible in present time scenario. Compulsory 50 years education for philosopher kings. Okay, जो भी किंग बनेगा उसको 50 साल की एजुकेशन तो लेनी ही पड़ेगी। Okay, that is not at all possible. How he has bifurcated this? On the first stage, फर्स्ट स्टेज इनकी जो अपने यहाँ पे अभी प्रेजेंट सिनेरियो से अगर इसको अपन कंपेयर करते चलेंगे, फर्स्ट स्टेज में 0 to 6 years की एजुकेशन होगी, राइट। 0 to 6 years की एजुकेशन होगी, जहाँ पर म्यूजिक पे ध्यान दिया जाएगा, जिमनास्टिक पे ध्यान दिया जाता है, और मोरल स्टोरीज और कैरेक्टर बिल्डिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, ऑन द सेकेंड स्टेज इन्होंने 6 to 18 years के बच्चे लिए, जिसमें 18 years पे पहला स्क्रीनिंग टेस्ट रखा। जो स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर गया वो थर्ड स्टेज में पहुंच गया, और जो नहीं पास कर गया वो प्रोड्यूसर क्लास बन गया। ये प्लेटो का थ्योरी का एजुकेशन था। दोज शो कैपेसिटी फॉर फर्दर लर्निंग विल बी प्रमोटेड एंड रेस्ट विल जॉइन द प्रोड्यूसर क्लास। ओके, अब थर्ड स्टेज में 18 to 20 years के एजुकेशन था, जिसमें मिलिट्री ट्रेनिंग को कंपलसरी किया था। देखो, पहले स्क्रीनिंग हुआ तो प्रोड्यूसर क्लास बन गया, सेकंड स्क्रीनिंग हुआ 20 years में, तो जो बाहर निकल गए वो सोल्जर क्लास बन गए, राइट। और जो रह गए वो आगे फोर्थ स्टेज में चले गए। फोर्थ स्टेज की एजुकेशन थी 25 से 30 years की। यहाँ पे फिलोसॉफी, ज्योमेट्री, लॉजिक्स और डायलेक्टिक्स के बारे में ध्यान दिया गया। इधर पे फिफ्थ स्टेज आया, ठीक है। फिफ्थ स्टेज था 35 से 50 years। तो 20 से 35 years में भी कोई नहीं निकला, तो बचे निकलने के लिए। तो वी कैन से दैट आफ्टर 20 years whoever गेट प्रमोटेड ना, तो आइदर दे विल बिकम द फिलोसोफर और फिलोसोफर किंग, तो है ना। तो वहां से फिलोसफी, ज्योमेट्री, लॉजिक्स और डायलेक्टिक्स पे ध्यान दिया गया। फिफ्थ स्टेज में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वट एवर थ्योरेटिकल नॉलेज पर्सन हैज गेन, तो इन्होंने इस चीज पे ध्यान दिया गया। तो ऑल द एज ऑफ 50, एट द एज ऑफ, ऑल नहीं होगा, एट द एज ऑफ 50 पर्सन बिकम एलिजिबल फॉर बिकमिंग द फिलोसोफर किंग। तो अभी 20 years के बाद से 50 years तक, 30 साल तक वो सिर्फ फिलोसफी पढ़ रहा था।
एट आफ्टर 50 years ही बिकम्स एलिजिबल फॉर फिलोसोफर किंग, है ना। देयर विल बी मोर देन वन फिलोसोफर, सो हाउ टू सिलेक्ट द फिलोसोफर किंग। अब एक ये डाउट आया कि ठीक है, किसी ने 20 से 30 years की एजुकेशन ली, अब 50 के बाद भी तो कई सारे लोग होंगे, एटलीस्ट चलो 10 लोग होंगे जो एजुकेशन ले रहे थे। अब 10 में से एक राजा कैसे बनाओगे, फिलोसोफर किंग। तो प्लेटो का ये कहना था कि जो फिलोसोफर किंग है वो इतने साल फिलोसॉफी पढ़ा है, जो उन उसका जो इंटरेस्ट है सोसाइटी को लेकर, उसका जो इंटरेस्ट है पावर मनी को लेकर, वो सब कुछ खत्म हो गया, है ना। सो दे हैव रियल नॉलेज, so people will have to request the philosopher to become the king. What he has said कि उनका जो मोह माया जिसे कहते हैं ना, वो सब खत्म हो गया। अल्टीमेटली व्हाट हैज लेफ्ट इज पीपल विल हैव टू रिक्वेस्ट, मतलब नाउ राजा का मन नहीं है राजा बनने का, लोग उससे कहेंगे आगे कि राजा बनो। इज दैट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल पॉसिबल। वेरी रिलक्टेंटली फिलोसोफर विल एक्सेप्ट टू बिकम द किंग। जब उसकी इच्छा ही नहीं है तो फिर भी वो सिर्फ टू परफॉर्म द ड्यूटी ही विल बिकम द किंग, ठीक है। टू परफॉर्म द ड्यूटी टुवर्ड्स द मदरलैंड ही विल बिकम द किंग, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ एजुकेशन सिस्टम आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। एथेंस स्पार्टा के एजुकेशन सिस्टम के मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों को रखा, दोनों को कंपेयर किया, उन्होंने अपनी 50 years ऑफ एजुकेशन पॉलिसी निकाली, जिसमें उन्होंने 3 times 5 stages में सेग्रीगेशन किया, प्रोड्यूसर क्लास, सोल्जर क्लास और फिलोसोफर किंग में। और फिर उसके बाद फाइनली फिलोसोफर किंग बनते हैं। और किंग कैसे बनते हैं, जब लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ नाउ प्लेटोस कमेंट। तो अभी क्वेश्चन है, those states are best governed where rulers are reluctant to govern rather than eager to govern। ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन से सवाल है ना। ये है कि those states are better governed where rulers are reluctant to govern rather than eager to govern, है ना। इसमें अपन सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे प्लेटो के कंसर्न अबाउट एथेंस। प्लेटो के कंसर्न अबाउट एथेंस, हम एथेंस में क्या था, एंटी डेमोक्रेटिक रूल था, वहाँ पे सोक्रेटिस को पॉइजन दिया गया, और वो फिर आगे जाके टोटलिटेरियन सोसाइटी बनी गई, वहाँ पे पावर एंड मनी को ज़्यादा महत्व देते थे, है ना। ये सब चीज़ें अपन एक्सप्लेन करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स प्लेटो सॉल्यूशन टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, ठीक है। तो व्हाट इज द प्लेटो सॉल्यूशन टू मेक एथेंस एन आइडियल स्टेट, इस पे हम ध्यान देंगे। देन वी विल एक्सप्लेन व्हाई रूल ऑफ फिलोसोफर किंग विल बी बेटर। देन वी विल एक्सप्लेन व्हाई रिलेक्टेंट टू गवर्न। तो हम पहले एथेंस की खामियां बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि प्लेटो की सॉल्यूशन क्या है एथेंस को आइडियल स्टेट बनाने में। फिर हम बोलेंगे कि उसमें से एक सॉल्यूशन ये भी है कि रूलर ऑफ फिलोसोफर किंग जो है वो बेटर होता है, तो रूलर ऑफ फिलोसोफर किंग का रूल होना चाहिए। फिर हम बताएंगे कि फिलोसोफर किंग जो है वो रिलक्टेंट टू गवर्न होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर एंड मनी की सब कुछ जो इच्छाएं होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। देन वी विल टॉक अबाउट व्हाई दोस रूलर्स हु आर ईगर टू गवर्न आर बैड, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि Plato's diagnosis is correct, but its prescription are wrong. The biggest weakness of Plato is that he lives in the world of ideas and completely overlooks human psychology, है ना। एंड में हम सपोर्ट नहीं करेंगे कि हाँ जो स्टेट में रूलर इग्नोरेंट होते हैं वो स्टेट अच्छे होते हैं। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप सोचिए कि कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री बन जाए देश का जिसको बनना ही नहीं था, तो वो तो पॉलिसी फेलियर हो जाएगा, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हो जाएगा, है ना। एग्जीक्यूटिव फेलियर हो जाएगा, सब कुछ फेलियर हो जाएगा ना वहाँ पे। बट आप यही सोचिए कि ऐसा एक प्रधानमंत्री हो या फिर ऐसा एक प्रेसिडेंट हो जो अपनी इच्छा से बनता है, वो अपनी इच्छा से इलेक्शन लड़ता है, will become the elected representative, then he will become the prime minister or president of any country. So what will happen in that case? He will guide the state through his experiences, है ना, what he has experienced through his journey while becoming this MLA or MP, है ना।
So through his experience he will going to achieve. What we will going to say in the last sentence by concluding that कि प्लेटोस डायग्नोसिस जो है वो सही था कि ईगर लोग जो होते हैं वो अच्छे से गवर्न नहीं कर पाते, मगर ये भी गलत होगा कहना कि फिलोसोफर किंग भी अच्छे से गवर्न कर पाएगा. द बिगेस्ट वीकनेस ऑफ प्लेटो इज ही लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज एंड कंप्लीटली ओवरलुक्स ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना. देन वी विल लर्न अबाउट theory of communism. What was the theory of communism? The basic idea of theory of communism is common ownership against private ownership. प्राइवेट ओनरशिप में कैपिटलिज्म की बात करी थी, कॉमन ओनरशिप में कम्युनिज्म की बात हो रही. प्राइवेट ओनरशिप में कैपिटलिज्म होता है ना, बट कॉमन ओनरशिप में कम्युनिज्म होता है. व्हाट इट इज? तो प्लेटो टॉक्स अबाउट कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, है ना. कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी is meant only for the guardian class. This communism is only meant for the guardian class, means the ruler and the soldier, but it is not for the producer class or the third class. What is communism of property? Communism of property मतलब collective ownership of property and will not be allowed to own property. Reason is Plato is saying it will attain corruption. How? तो कम्युनिज्म में ये बोलना चाहते थे कि अगर प्रॉपर्टी का कलेक्टिव ओनरशिप होगा, प्रॉपर्टी का कलेक्टिव ओनरशिप होगा तो प्रॉपर्टी स्टेट के हाथ में आएगी. ठीक है. अब जो सोल्जियर है वो लालच नहीं रहेगा, जो किंग है उसको लालच नहीं रहेगा. ठीक है. कि वो उस प्रॉपर्टी को ध्यान दें, उसके लिए सिर्फ एक ही मकसद रहेगा कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे और रूल अच्छे से करे. बट अगर कलेक्टिव ओनरशिप नहीं हुआ प्रॉपर्टी का, देन व्हाट विल हैपन? देन we know king will have all the power na, king will have absolute power, है ना. तो king will have absolute power, so he can grab all the property whichever he wants, है ना. वो कहीं घर खरीद लेगा, कुछ भी खरीद लेगा, वो जमीन जायदाद कुछ भी कर सकता है. तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए. ठीक है. चलो ये आई थिंक इट इज गुड, बट द सेकंड thing he wants is communism of family. That is blunder by Plato. What he is saying is प्रॉपर्टी से भी बड़ा इविल होता है फैमिली, है ना. क्योंकि फैमिली होती है तो सिक्योरिटी चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है तो वो भागता है प्रॉपर्टी के लिए, है ना. और ये सब चीज़ें होती हैं तो नेपोटिज्म बढ़ता है ना. राजा का बेटा राजा बनेगा, डायलॉग सुना है सुपर 30 का, वही होगा. तो इट इज़ बिकॉज ऑफ फैमिली दैट पीपल टेंड टू अर्न मनी बाय अनफेयर मीन्स. इसलिए प्लेटो का कहना था कि फैमिली बड़ा इविल है प्रॉपर्टी से, है ना. अनदर प्रॉब्लम ऑफ फैमिली इज इट ब्रिंग्स नेपोटिज्म. तो अपन ये जो चार चीजें यहाँ पे लिखी है ना, यही होगा. कम्युनिज्म ऑफ मैरिज. व्हाट इज कम्युनिज्म ऑफ मैरिज? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, see how autocratic he was, although he considered society should to be just society through idea of justice, through idea of education, but see how he favors this. State will select who will marry whom. Only the able man and able woman will be allowed to get married. There was a genetic purpose. Genetic purpose was eugenic purpose. You know, the purpose of marriage is only procreation. Once the child is born,
marriage will be over and child will be taken by the state. So tackling nepotism, and women will be free from responsibilities for child bearing, and they can devote themselves in the service of the state. That's why he wants communism of proper marriage, but that is not at all good. Neither on that particular time and space nor in this particular time and space. So when philosopher king is already knowledgeable, what is the need of communism? है ना? तो क्वेश्चन है कि अगर फिलोसोफर किंग पहले से ही इतना नॉलेजेबल है, ज्ञानवान है, 50 साल का एजुकेशन है उसके पास, तो वाई इज द नीड ऑफ कम्युनिज्म? व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिज्म? है ना? बिकॉज प्लेटो डजंट वांट टू टेक एनी चांस एट ऑल. दो इन फिलोसोफर्स रीजन डोमिनेट्स, येट फिलोसोफर्स आल्सो हैव एपिटाइट. मतलब समझे कि प्लेटो ने समझा कि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, रिस्क नहीं लेना रे बाबा वाला, है ना? तो वो ये चाहते थे कि फिलोसोफर्स में रीजन को डोमिनेट करता है, ठीक है, बट उसमें डोमिनेट करता है सिर्फ रीजन ही नहीं होता, उसमें एपेटाइट भी होता है. तो जहाँ पे एपेटाइट भी होगा तो वहाँ पे ही वांट्स की रिस्क नहीं लेना. सो ऑल सोल्स हैव थ्री एलिमेंट्स: reason, courage, appetite. It may happen that appetite and passion may dominate the mind of philosopher king at some point. Right? Now read the question. And the question is, education is the prime means to create the ideal state and communism is the supplementary mechanism. Education is the prime means to create ideal state and communism is the supplementary mechanism. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट आइडियल स्टेट. अब इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे? एजुकेशन एक मीन्स है आइडियल स्टेट को क्रिएट करने का, और कम्युनिज्म एक मैकेनिज्म में क्या है? व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज हाउ टू फॉर्म अ क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन है हाउ टू फॉर्म एन आंसर. फर्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव of Plato? And objective of Plato is to create ideal state. Then what is the source of influence of Plato? Source of influence is Socrates, knowledge is virtue, and Socrates wali story, anti-democratic. Then we will write about the features of ideal state, where three class divide: reason, courage, appetite wale. Then two mechanism in his ideal state: education system and spiritual characteristics of soul. two mechanism है ना ideal state के. फिर एक communism of family and communism of property. Then फिर हम उसको कंक्लूड करेंगे कि प्लेटो इज परफेक्शनिस्ट एंड ही डजंट वांट टू लीव एनी लूपहोल while creating Athens an ideal state. That's why education is the prime means to create ideal state and communism is a supplementary mechanism. मतलब क्या हुआ? देख रहे हो कि एजुकेशन प्राइम मीन्स है, मगर रिस्क नहीं लेना इसलिए कम्युनिज्म भी है. ठीक है, सबसे पहले आइडियल स्टेट क्रिएट करना इसलिए ये हो रहा है. फिर सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस दैट इज Socrates, knowledge is virtue. Then features of ideal state, three class divide. With two mechanism in his ideal state, that is education system, spiritual characteristics of soul. फिर communism of family and property. Then Plato is perfectionist. ये वो लूप होल नहीं देखना. अब अपन देखते हैं फिलोसोफर किंग के इंस्टीट्यूशन. व्हाट इज दिस? सबसे पहले देखो कि टू बिकम अ फिलोसोफर किंग what are the what is the minimum qualification? Minimum qualification is no family, no property and minimum 50 years की education. ये qualification. Then why philosopher king? Because until philosophers are the rulers or rulers learn philosophy. ये एक quotation है. Until philosophers are the rulers or rulers learn philosophy, there is no end to predicament of human life. What is the logical basis of justification? मतलब कि जब तक फिलोसोफर रूलर नहीं बन जाते और रूलर फिलोसफी को लर्न नहीं कर सकते, तब तक कोई भी प्रेडिकेमेंट नहीं है ह्यूमन लाइफ की. इसमें हम बोलेंगे व्हाट इज द लॉजिकल बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन. तो सोक्रेटिस बिलीव दैट नॉलेज इज वर्च्यू एंड इग्नोरेंस इज वाइस.
ठीक है। फिर अपन देखते हैं वही, until philosophers are the ruler or ruler learn philosophy. What were the Plato's concern? Plato's concern was to make Athens ideal state. Okay. Then we will write about the problem decay of Athens. सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें हम उसकी बैक स्टोरी लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक, कि why he wants to do such thing, why he wants to have an ideal state, है ना. Then we will write about the problems of Athens. Athens get defeated by the Sparta, ठीक है, because of internal problems, है ना, such as education policy, power and money over education, ठीक है, and materialistic society over individualist, ठीक है, idealist. Then we will diagnose that Athens were not the one city but two cities, city of the rich and city of poor, ठीक है. फिर उसके बाद प्लेटो ये लिखा, then it is internally divided, तभी तो लड़ाई हुई, so vulnerable to external threat, and that is why defeated by Sparta. The main problem is ignorance of the ruling class, ignorant of good life and running only after power and money. प्लेटो का प्रिस्क्रिप्शन क्या था कि रूल ऑफ नॉलेज होना चाहिए, ठीक है. मेक फिलोसोफर किंग्स एज रूलर, दैट स्टेट विल बी आइडियल स्टेट बिकॉज दिस इज गॉड्स आइडिया ऑफ जस्टिस. कंक्लूजन फिर क्या देना है अपन को कि Aristotle, who is not only the greatest disciple but also the greatest critic, said that it is important that the ruler is wise in the world of idea, but rather he should be worldly wise also. Politics not a precise science, rather it is an art. Plato was the greatest disciple but also the greatest critics, and he said that it is important that ruler is wise in the world of ideas, but ruler should be knowledgeable. Ruler should be the worldly wise. उसको दुनियादारी का पता होना चाहिए. तो पावर एंड लिमिटेशंस ऑफ द फिलोसोफर्स किंग क्या था कि पहले नंबर तो फिलोसोफर किंग के पास सारे पावर थे. फिलोसोफर किंग हैज द एब्सोल्यूट पावर. व्हाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू प्लेटो it is foolish to limit the expert practitioner of medicine to the book of medicine. इनके हिसाब से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टर को अगर तुम पढ़ाई करवा के छोड़ दो और उसको प्रैक्टिस करना नहीं दो तो वो बेवकूफ़ी होगी. तो इन्होंने इसी चीज़ को आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा कि फिलोसोफर के पास एब्सोल्यूट पावर होना चाहिए. फिलोसोफर किंग जो है सिंबल ऑफ नॉलेज होता है एंड ही नोज व्हाट इज बेस्ट. ऑर्डिनरी और पब्लिक ओपिनियन जो होते हैं वो कैनॉट बी द लिमिटेशन ऑन द जजमेंट ऑफ द फिलोसोफर किंग. व्हाई ही हैज मेड philosopher king above law or public opinion? Because philosopher kings knows what is best. Philosopher king is the symbol of knowledge. In the world of Plato, for no law or ordinance is mightier than knowledge. ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन. Philosopher king has absolute knowledge. Law is rigid. There may be occasion where law may be silent, and we have to rely on the wisdom of philosopher king. Right? Law represents average wisdom, whereas philosopher king has absolute knowledge. Similarly, philosopher king will not be the limit by the public opinion because masses are ignorant. मतलब क्या हुआ कि फिलोसोफर किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होना, एब्सोल्यूट नॉलेज होता है. लॉ रिजिड होते हैं जो कई समय जाके साइलेंट होते हैं, मगर विजडम होने की वजह से फिलोसोफर किंग के पास जो है वो लॉ से भी ऊपर चले जाते हैं. लॉ रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज विजडम को, मगर फिलोसोफर किंग जो है एब्सोल्यूट नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं. So there is no limitation of the ordinary law, there is limitation in the constitutional law also. Constitutional law is a fundamental law. Philosopher cannot change the constitution of republic. ठीक है. So till now we have learned about all the theories. Theory of idea, theory of justice, theory of soul, state, education, communism, philosopher king. ठीक है. Now we will going to learn about the criticisms. Every person who has given the some philosophy, तो अगर उसके क्रिटिक नहीं होंगे तो क्या मतलब कि उसकी फिलोसफी हुई. राइट. तो
Let's talk about Aristotle's criticism. First of all, institution of philosopher king. What he has talked about philosopher king. पहली चीज क्या है कि he believes that it is not possible to find out such a person who can be philosopher king in a Platonic sense. Plato lives in the world of idea. पहली चीज उन्होंने क्या कहा कि ये इम्पॉसिबल है फाइंड करना फिलोसोफर किंग को, बिकॉज प्लेटो वॉज लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज. दूसरी चीज कहा कि प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ फिलोसोफर किंग will be a tyranny. According to him, we should not go after what is best, but what is best practicable. Okay? He prefers polity as the best practicable form of government, and polity is a rule of middle class and the rule of law. Plato accepted his argument. He even tried to make some king as philosopher, but failed. In his book The Law, he re-established the rule of law. जब अरिस्टोटल ने आर्ग्यूमेंट करे तो प्लेटो ने उनके आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया एंड उन्होंने उसको मॉडिफाई करने की भी कोशिश करी फिलोसोफर्स को, बट ही फेल्ड. एंड इन हिज बुक द लॉ जो है ये बुक प्लेटो ने ओल्ड एज में बनाई थी, लिखी थी, जिसमें ही एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ. इन्होंने रूल ऑफ लॉ को माना था ओवर रूल ऑफ किंग. ओके. देन criticism on communism of property. Aristotle considered property as a time-tested situation. He admits that there are certain problems due to private property, but at the same time, some virtues are also there. है ना? Private property gives a sense of achievements and motivations to work hard. आज आप सोचिए, आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, ठीक है. अगर आपने बोला कि मेरी 5 लाख CTC है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर कोई इंसेंटिव नहीं दी, तो आप 5 लाख में उतना ही काम करेंगे. आप सोचेंगे कि मैं उससे ज़्यादा काम क्यों करूं. बट अगर आपके उन्हीं 5 लाख में 1 लाख रुपए का इंसेंटिव जोड़ दें, देन यू विल गोइंग टू वर्क हार्ड टू अचीव दैट इंसेंटिव. तो दिस इज द पॉलिसीज थ्रू विच पर्सन्स गेटिंग अट्रैक्टेड टू वर्क हार्ड. ठीक है, उससे दोनों को फायदा होता है, सोसाइटी को भी और पर्सन को. द सेम वे मैन ऑफ प्रॉपर्टी आर ए मैन ऑफ रीजन, rational and are interested in stability and in order in society. Property is a source of charity. Property is a source of charity. ये चीजें अरिस्टोटल ने कहा था प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के लिए. देन अरिस्टोटल has criticized communism of family and marriage also. He believes that Plato is undermining the institution of family and marriage. The purpose of this institution are not just procreation, but it gives इमोशनल स्टेबिलिटी टू द पर्सन ऑल्सो. अब आप देखेंगे प्लेटो ने जो भी बात कही उसको अरिस्टोटल ने हमेशा क्रिटिसाइज किया. एंड आप दूसरी तरफ देखेंगे अरिस्टोटल वेयर द बिगेस्ट क्रिटिक एंड बिगेस्ट आइडियल ऑल्सो, है ना. रिगार्डिंग ट्रीटी एवरी चिल्ड्रन एज वंस ओन चिल्ड्रन, ही सजेस्ट दैट एवरीवन्स प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. कितनी सही बात कही. एवरीवन्स प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी. यही आज हमारे साथ होता है. अगर हम किसी गवर्नमेंट पार्क में जाते हैं, ठीक है, या डीडीए के फ्लैट में जाते हैं, डीडीए के पार्क में जाते हैं, उसको मेंटेन कौन करता है? गवर्नमेंट मेंटेन करती है. वहाँ पे हम क्या करते हैं? हम कैसे भी किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी को टेक केयर नहीं करते. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? एवरीवन्स प्रॉपर्टी होती है बट नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. So Plato is taking us back to the barbaric age, then taking us forward. Rather, we think legislation and institutions that bring transparency and accountability in public life. So, according to Aristotle, rather than communism of family and marriages, if we think about legislation and institutions that will bring transparency and accountability in public life. So here are some questions on Plato's criticism. ठीक है, जैसे कि प्लेटो एज फर्स्ट फासिस्ट, ये कार्ल पॉपर ने कहा था, है ना. कार्ल पॉपर ने ये भी कहा था कि वन कैन आइदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट नॉन प्लेटोनिक. और प्लेटो जो है वो फर्स्ट फासिस्ट है
ये भी कार्ल पॉपर ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म आया, ठीक है, इसमें वो फासिस्ट जैसे बिहेव कर रहे हैं, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। देन उनकी थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, जहाँ पे वो फिलोसोफर किंग जो हैं उनको एब्सोल्यूट पावर दे रहे हैं, ठीक है, लाइक इन केस ऑफ हिटलर, वहाँ पे भी एब्सोल्यूट पावर था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, ठीक है। देन द सेकंड क्वेश्चन इज, प्लेटो's political program is far from being morally superior to fascism, is actually identical to it. If we were unable to admit that Plato was a forerunner of fascism, it is because of the long tradition of respect of Plato. ये कार्ल पॉपर ने सेम ही तरीके से बस क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि अगर हम बोलते हैं कि प्लेटो फासिज्म की बातें नहीं कर रहा है, तो इट इज़ बिकॉज क्योंकि प्लेटो के लिए हमारे लिए रिस्पेक्ट है और कुछ नहीं है। तो इसमें भी हम थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, फिलोसोफर किंग, एब्सोल्यूट पावर, इन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देन प्लेटो एज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। तो एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी कैसे? वो अपने एजुकेशन सिस्टम में 18 ईयर्स में ही प्रोड्यूसर क्लास निकालने की बात कर रहे थे। मतलब कि वंस ए चाइल्ड will not get selected, he will only have a solution to become a producer class. मतलब at no chance he will become philosopher king, ठीक है। और ओपन सोसाइटी में वो फिर कम्युनिज्म की बातें कर रहे थे, है ना। फिर वो फिलोसोफर किंग को लॉ एंड ऑर्डर से भी ऊपर रख रहे थे, है ना। इस तरीके से आपको आंसर को अरेंज करना है। फिर वन कैन आइदर बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। इस चीज़ में भी फिर आप कार्ल पॉपर ने ही कहा था। क्यों कहा था? इस चीज़ को अपन बेहतर तरीके से बाद में समझेंगे जब अपन अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देन फादर, प्लेटो इज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी। क्यों? इसमें अपन शुरू करेंगे सोक्रेटिस से। सोक्रेटिस की एंटी डेमोक्रेटिक चीज़ों के बारे में देखेंगे, सोक्रेटिस का सोफिस्ट के साथ जो समय रहा उसके बारे में देखेंगे। फिर थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट के बारे में बताएंगे कि प्रॉब्लम जो है एथेंस में क्या रही, क्यों स्पार्टा से वो हार गया। फिर उनके एजुकेशन पॉलिसी में जो गड़बड़ थी वो उसके बारे में अपन लिखेंगे। इस तरीके से हम बताएंगे एंड में जाकर कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी फादर प्लेटो को कहा जाता है, ठीक है। फिर प्लेटो को फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहते हैं एंड कंपैरिजन बिटवीन प्लेटो एंड मॉडर्न कम्युनिज्म, ठीक है। अब आज के समय में कम्युनिज्म जो है वो एक अच्छी चीज मानते हैं, ठीक है। और उस क्यों? क्योंकि हम कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। वन और द अदर भी अच्छा है, ऐसा नहीं जरूरी कि वो अच्छा ही है, मतलब कि प्राइवेट ओनरशिप में भी अच्छे काम होते हैं, ठीक है। फिर फादर ऑफ कम्युनिज्म जो है क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने ही कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की वो ऐसे जो अपन ऊपर बात करी वही उन्होंने किया। फिर प्लेटो एज फेमिनिस्ट। प्लेटो एज फेमिनिस्ट क्यों? क्योंकि इसमें हम शुरू करेंगे एजुकेशन पॉलिसी से कि एथेंस में कम्युनिज्म था। एथेंस में जो गर्ल्स एजुकेशन थी वो बैन थी। बाद में जाके इन्होंने जो 50 ईयर्स का प्रोग्राम रखा उसमें उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बढ़ावा दिया। तो ये आज का पूरा अपना सेशन था प्लेटो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू सब्सक्राइब एंड continue the classes with the top educators on Unacademy, please use my code, that is TJ Live. Here you will get the 10% discount. At the end, please like, share and subscribe. Thank you so much.